हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 सितंबर के आपके ये करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है, क्लियर। तो डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है वो टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात की जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर आखिर होता क्या है? जैसे आप लोग सिम वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका जो कम्युनिकेशन रहता है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? टेलीकॉम सेक्टर में आती हैं, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा भी अप्रूव किया गया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए कि डेवलपमेंट क्या क्या किए जाए, इसमें रिफॉर्म्स क्या क्या लाए जाएँ, ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं किसको डेवलप करने के लिए? टेलीकॉम सेक्टर को, क्लियर। तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और 5 प्रोसेस इस रिफॉर्म में एड ऑन किए गए हैं स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए, ठीक है। अब टेलीकॉम सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एक तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना रहे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि जो प्राइस है आपको, ठीक है, रिलेटेड टू नेटवर्क जो सिम वगैरह आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अच्छे प्राइस इसमें देखने को मिले। तो इसमें 5 जो हैं वो चेंजेस किए गए हैं टेलीकॉम सेक्टर को डेवलप करने के लिए। बेसिकली ये डेवलप करने के लिए क्यों? बेसिकली जो 5G नेटवर्क है उसको लाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं किसकी? जो 5 इसमें जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसमें से है ग्रोस रेवेन्यू, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू जो है, ठीक है, पहले नंबर पे ये आता है, क्लियर। एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू आखिर होता क्या है? जो भी रेवेन्यू, यानी कि अगर कोई कंपनी है, यानी कि जियो है, एयरटेल है, ठीक है, तो उनका जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो उस रेवेन्यू से जो प्रॉफिट वगैरह देखने को मिलेगा, तो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया कि आपको जो प्रॉफिट होगा, जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा, ठीक है, उसका कुछ पार्ट आप हमें देंगे, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया। तो अब क्या है, वो जो अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की जा रही थी उसमें छूट दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा 4 साल के लिए, ठीक है। 4 साल का जो मॉरेटोरियम है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है ताकि इस सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में क्या किया जा सके? डेवलपमेंट किया जा सके, आराम से अब क्या करें? डेवलप करें। तो 4 साल का ये मॉरेटोरियम दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है टू एनकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट, स्पेशली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज़ की जो अलग अलग कंपनीज़ है, ठीक है, तो वो नई नई हमारी कंट्री में आए, 100% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। पहले जो था टेलीकॉम सेक्टर में, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो कितना था? 49% था, ठीक है। अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब 100% कर दिया गया है ताकि जो अलग अलग न्यू कंपनीज़ हैं, जियो एयरटेल के अलावा और भी कंपनीज जो है हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम यूज़र जो चार्जेस हैं, ठीक है, उसको रैशनलाइज किया जाएगा, ठीक है। एनुअल कंपाउंड रेट इसमें देखने को मिलेगा। स्पेक्ट्रम जो है कैन नाउ बी सरेंडर, ठीक है, और स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो बी शेयर। तो स्पेक्ट्रम को क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा। फ्यूचर ऑक्शन जो है, जो बोली वगैरह लगाई जाती थी सेक्टर में, ठीक है, तो पहले 20 ईयर्स के लिए था, ठीक है, अब इसको बढ़ा के 30 ईयर्स तक कर दिया गया है, जो बोली वगैरह लगाई जाती थी। KYC प्रोसेस जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे पोस्टपेड से आपने प्रीपेड सिम यूज़ करनी है, ठीक है, तो पहले KYC प्रोसेस की ज़रूरत होती थी, बट अब ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं ये लाए जाएंगे किसमें? टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये वाली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा अभी खुशीनगर एयरपोर्ट जो है, कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा इसको। तो खुशीनगर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश का है उसको कस्टम्स नोटिफाई एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब कस्टम नोटिफाई एयरपोर्ट आखिर होता क्या है? यानी कि इस एयरपोर्ट पे अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो देखने को मिलेगा, यानी कि जो गुड्स वगैरह, सामान वगैरह है, ठीक है, अनदर कंट्री से जो आएगा यहाँ पे इंपोर्ट होगा और हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाएगा, डैट इज़ कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट। आई होप आपको इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये
फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड करवाएगा इंटरनेशनल पैसेंजर जो मूवमेंट्स है, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स हैं जो हमारी कंट्री में आते हैं, जो हमारी कंट्री से जाएंगे अनदर कंट्री में, वो भी फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है एयरपोर्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर जो टाउन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है ये, ठीक है। तो बुद्धिस्ट का मानना है कि गौतम बुद्धा जो है उनका महापरिनिर्वाण यानी कि डेथ जो थी, ठीक है, जिसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है, यहाँ पे इनसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो कुशीनगर जो टाउन है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये कस्टम नोटिफाई एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा अभी नोटिफाई किया गया है, वो कुशीनगर एयरपोर्ट। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, G20 एग्रीकल्चर मीटिंग अभी देखने को मिली हाल ही में ही। तो वर्चुअली हमारी इंडिया की तरफ से एड्रेस किया गया, कौन से मिनिस्टर के द्वारा? इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है। क्या नाम है इनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, आप बताइएगा मेरे को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। पहले हम G20 कंट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हम G7 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो G7 जो कंट्रीज़ है 1975 में, ठीक है, आई थिंक 1975 में ही है, क्लियर। तो 1975 में क्या हुआ था, G7 कंट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया, फाउंड किया गया, क्लियर। तो उसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी है G7 में? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA, क्लियर। फिर इस पहले G8 थी, ठीक है, फिर G7 होगी। G8 में से जो है रशिया को निकाल दिया गया क्योंकि क्रीमिया वाला जो इशू था, ठीक है। तो रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला पार्ट था वो हड़प रखा था, इसलिए रशिया को क्या किया गया, G8 कंट्री से बाहर निकाल दिया गया, फिर G7 बनी, ठीक है। फिर G20 1999 में देखने को मिली, ठीक है। जो ग्रुप है उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की, आपको ये कंट्रीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। प्लस G7 और G7 प्लस और ये सारी कंट्रीज़ जो हैं G20 का पार्ट है। अब बात कर लेते हैं जो मीटिंग देखने को मिली है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर मीटिंग थी। रिसेंटली ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री के, उनके द्वारा एड्रेस किया गया G20 एग्रीकल्चर मीटिंग वर्चुअली, क्लियर। ये वन ऑफ द मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी जो ऑर्गेनाइज की गई G20 लीडर समिट 2021 की। होस्ट किसके द्वारा की गई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इटली के द्वारा की गई, ठीक है, सॉरी की जाएगी अक्टूबर 2021 में, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेंगी। तो इसमें जो फाइनल स्टेटमेंट साइन की गई उसका नाम था फ्लोरेंस सस्टेनेबिलिटी चार्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो स्ट्रेंथ करने के लिए कॉर्पोरेशन बना रहे अनदर कंट्रीज़ के साथ जो G20 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं चीज़ों को, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे हम रिलेशन बना के चल सकते हैं, स्पेशली जो फूड एंड एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो कैसे हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं, हेल्प कैसे कर सकते हैं डेवलपिंग करने के लिए जो इंटरनल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, जो लोकल लेवल पे जो प्रोडक्ट है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, उसको कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। तो रीअफर्म जो है यानी कि गोल जो है, स्पेशली जो ज़ीरो हंगर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको कैसे अचीव करना है, इसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें तो 17 आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखने को मिलते हैं। जो बात की जा रही है, फर्स्ट अगर बात करें तो नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी को हटाना है। ज़ीरो हंगर जो अभी मैंने आपको बताया, डिस्कस किया जा रहा है इसमें कि जो अचीव करना है कि हमने ज़ीरो हंगर को ख़त्म यानी कि हंगर की जो सिचुएशन है, भुखमरी की जो सिचुएशन है इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिली, जैसे मेडागास्कर में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली, ठीक है। तो कैसे हमने इस चीज़ को एलिमिनेट करना है, ठीक है, और अच्छी हेल्थ लोगों को कैसे प्रोवाइड करवानी है, क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करवानी है, जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी में कैसे लेके आनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें यही बात की जा रही है कि जो हंगर की जो सिचुएशन है ग्लोबल लेवल पे, उसको कैसे हमने कंट्रोल करना है। तो अचीव करना है फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, 3 डायमेंशन इसमें रखे गए हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल और इन्वायरमेंटल, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। अगर बात करते हैं इंडिया का स्टैंड क्या है इसको लेके, इंडिया का मानना है कि हमें फोकस करना चाहिए किस पे, ट्रेडिशनल फूड पे, ठीक है। ट्रेडिशनल फूड में आ जाएंगे हमारे जो मिलेट्स रहते हैं, दालें वगैरह हो गई, ठीक है, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ पे फोकस करना है ताकि हमारे फार्मर्स जो है उनकी इनकम जो है डबल करने का जो हमारा टारगेट है 2020 तक, उसको भी अचीव कर सके, 22 तक, ओके। तो इंडिया जो है ये बिकमिंग डेस्टिनेशन कंट्री है हेल्दी
फूड आइटम्स से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया था इंडिया का प्रपोजल, और डिक्लेयर किया गया 2023 को। इम्पॉर्टेंट है ये 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन एग्रीकल्चर के द्वारा यानी कि अचीव किया गया काफ़ी ग्रेट सक्सेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद जो है एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा आपको सुधार देखने को मिला, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखने को मिली। क्लियर। ऑपरेशन ग्रीन भी देखने को मिला, ठीक है। सेक्टर जो है अनअफेक्टेड हुआ कब? कोविड-19 पैंडेमिक की ड्यूरेशन में, ठीक है। तो सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ये इम्पैक्ट देखने को मिला कोविड-19 का। तो कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर अगर देखें कि कैसे हमने पॉवर्टी को कंट्रोल करना है, कम करना है, ज़ीरो हंगर यानी कि भुखमरी की सिचुएशन को कैसे एलिमिनेट करना है, तो ये पार्ट किसका है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। क्लियर। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम जो है ये स्पेशली किसके लिए है? इरिगेशन के लिए। एंड परंपरागत कृषि विकास योजना किसके लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या रहता है? कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाता है। हमारे इंडिया की अगर बात करें तो सिक्किम ऐसा स्टेट है जो ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक स्टेट कब डिक्लेयर किया गया? सिक्किम बताइएगा। और लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर की गई, ठीक है, टोटली ऑर्गेनिक। क्लियर है इतना? तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं ये। और अगर बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, ठीक है, तो फसल बीमा योजना जो है ये इम्प्लीमेंट की गई स्पेशली जो क्रॉप इंश्योरेंस है, ठीक है, फार्मर्स के लिए, ताकि फार्मर्स को कोई लॉस देखने को ना मिले। अगर लॉस हो जाए तो इंश्योरेंस के चलते क्या किया जाए, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इनकेस फ्यूचर में तो पैसा जो है वो मिल सके, वैसे ही अगर फसल बर्बाद हो जाए किसी किसान की तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम जो है, ठीक है, उसके तहत परंपरागत कृषि विकास जो योजना है, ठीक है, तो इसको महाराष्ट्र में भी इम्प्लीमेंट किया गया। तो बात करते हैं, ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। एक बात तो ये आपको याद रखनी है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का मतलब क्या रहता है? सेंटर और स्टेट जो है यहाँ पे दोनों मिलके काम करेंगे, फंड जो है दोनों के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट रेशियो की अगर बात करें तो सेंटर इसमें देगा 75, ठीक है, और स्टेट देगा 25। क्लियर। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो उसमें 90 जाएगा फंड सेंटर की तरफ से और 10 जाएगा स्टेट की तरफ से। क्लियर। अगर बात करें परंपरागत कृषि विकास योजना की, ये लॉन्च कब की गई? ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, इसको कब लॉन्च किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ क्लियर रखनी है, ठीक है। तो ये कंपलसरी है फॉर लोनी फार्मर्स के लिए जो लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है, जो कुपोषण की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमारे इंडिया में, उसको कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड बेस्ड सेफ्टी नेट प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील स्कीम, ठीक है। मिड डे मील स्कीम जो है, जो स्कूल में बच्चों को लंच, ठीक है, ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला कोविड-19 के ड्यूरेशन में। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे थे, जो घर में जिनको खाना सही तरीके से नहीं मिलता था, ठीक है, वो स्कूल में जो है वो खाना वगैरह खाते थे, तो स्कूल बंद होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो देखने को मिली। तो मिड डे मील स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके चलते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी कोविड-19 की ड्यूरेशन में। मिड डे मील स्कीम जो है ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। लॉन्च इसको कब किया गया? 1995 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है। गोल क्या है इसका? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, जो ये खाना वगैरह है वो प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। एज अगर बात करें 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, स्पेशली 1st to 8th क्लास के बच्चे उसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑल्सो प्रोवाइड करवाया गया जो एनुअल इनकम सपोर्ट है 6000 अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे जो हैं
इनके डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे, किसके, किसान के। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है, डिटेल में मैंने डिस्कस की है। ठीक है, नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है रिसेंटली ही यूनियन मिनिस्टर जो है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के द्वारा अभी इसको क्या किया गया है, कंक्लूड किया गया है कि 2 डे रिव्यू इनके द्वारा लिया गया कि जो वर्क है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। ठीक है, 8 लेन जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो इसको कंप्लीट कब तक किया जाएगा, 2023 तक। ठीक है, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे है जो कंप्लीट होगा 2023 में। और इसकी अगर 8 लाइन एक्सप्रेस वे की बात करें, इसका डिस्टेंस जो है 1380 किलोमीटर। ठीक है, तो एक्सपैंड इसको किया गया है 12 लेन एक्सप्रेस वे जो डिपेंडिंग है वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। स्टार्ट ये कहाँ से होगा, हरियाणा के सोहना एरिया से। ठीक है, एंड कहाँ पे होगा, मीरा भयांदर नियर मुंबई में। ठीक है, तो एक्सप्रेस वे जो है ये फर्स्ट है एशिया का। ठीक है, सेकंड इन दी वर्ल्ड एंड फीचर जो एनिमल, यानी कि जैसे एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जैसे जंगलों में से, फॉरेस्ट में से क्या निकाला जाता है, जो रोड निकाले जाते हैं, जो एनिमल्स है वो रोड पे आ जाते हैं, मारे जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एनिमल ओवर पासिस हैं। ठीक है, अगर जंगल है, जंगल के ऊपर से ब्रिज बनाया जाएगा ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। ठीक है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा किसका, वाइल्ड लाइफ का। ओके, और 2 आइकॉनिक 8 लेन टनल देखने को मिलेगी। एक टनल जो है थ्रू मुकुंदरा सेंचुरी से होके गुजरेगी, दूसरी जो है राजस्थान से। ठीक है, जो पास होगी मैथेरन इको सेंसिटिव जोन जो है महाराष्ट्र। ठीक है, मुकुंदरा सेंचुरी राजस्थान और सेकंड जो है मैथेरन इको सेंसिटिव जोन महाराष्ट्र जो टनल है वहाँ से होके गुजरेगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वाया सोहना, दौसा एंड वडोदरा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दिल्ली जो हरियाणा वाला रीजन है और यहाँ पे मुंबई। ठीक है, तो क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सी कुकम्बर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर चाइना कंट्री की बात करें तो वहाँ पे इसको खाया भी जाता है। ठीक है, तो इसकी जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा घट रही है आज के टाइम में, तो इसी को ही कंजर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं, सी कुकम्बर। ठीक है, रिसेंटली ही इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सीज किए गए हैं 2 टन ऑफ सी कुकम्बर, यानी कि पकड़े गए हैं जो इलीगली ट्रेड किया जा रहा था इनका। ठीक है, तो ये बैन है। ठीक है, एक मैरीन स्पीसीज़ है जो बैन की गई है, स्पेशली गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे। अभी गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे सिचुएटेड है वो भी हम देख लेते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और पाक बे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये स्पीसीज स्पेशली पाई जाती है जिसको सी कुकम्बर बोला जाता है। इसका ट्रेड करना, ठीक है, ये इलीगल है, बैन है हमारी कंट्री में। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको क्या किया गया है, सीज्ड किया गया है। ठीक है, तो सी कुकम्बर मैरीन इनवर्टिब्रेट एनिमल है ये। ठीक है, स्पीसीज है। अब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में इनको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट में आ जाते हैं वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, फिश आ जाती है, रेप्टाइल्स आ जाती है और एम्फीबियंस आ जाते हैं। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं, विद ज्वाइन लेग्स होते हैं, विदाउट लेग्स भी पाए जाते हैं। जैसे 3 पेयर लेग्स हो गए, 3 पेयर, मोर देन 3 पेयर लेग्स, जैसे आंट, स्कॉर्पियन। ठीक है, कॉकरोच हो गया, स्पाइडर हो गया, लेडी बग हो गया। ठीक है, तो वोम लाइक जैसे अर्थवोम हो गए, नॉट वोम लाइक। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप आपको इतना क्लियर है। अगर बात करें इनमें डिफरेंस क्या है, वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, इनमें इंटरनल स्केलेटन जो हड्डियों का ढांचा रहता है ना, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, तो इंटरनल स्केलेटन जो है इन एनिमल्स में देखने को मिलता है जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। इन वर्टिब्रेट्स में नो इंटरनल स्केलेटन सिस्टम नहीं देखने को मिलता। वर्टिब्रेट्स में जो है बैकबोन, ठीक है, वो बैकबोन उनमें प्रेजेंट होती है। इन वर्टिब्रेट में बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। नर्व कोड जो है, ठीक है, डोर्सल एंड होलो रहता है, और नर्व कोड जो है वेंट्रल एंड सॉलिड रहता है इनका। ठीक है, हार्ट इज ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हार्ट जो रहता है वर्टिब्रेट्स एनिमल का वेंट्रल साइड रहता है, और इन वर्टिब्रेट्स का जो है हार्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी।
होमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है रेड ब्लड सेल में, ठीक है। तो होमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट रहता है डिजॉल्व इन दी प्लाज्मा, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर? तो आई होप आपको इतना क्लियर है। अभी बात करते हैं इसका जो नाम है, ठीक है, सी कुकम्बर का मैरीन इनवर्टिब्रेट है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। ये सी फ्लोर पे आपको देखने को मिलता है, स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन में। क्लियर? तो इसका जो नाम है अनयूजुअली इसको ओब्लोंग शेप की तरह ये दिखता है, ठीक है, फैट कुकम्बर की तरह, ठीक है। और मेंटेन करता है जो बैलेंस रहता है ना ओशियन में, ओशियन हैबिटेट, ठीक है, वो मेंटेन करके रखता है। और ये गार्बेज जो रहता है ना ओशियंस में उसको कलेक्ट करने का काम करता है ओशियन वर्ल्ड में, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर इसको बोला जाता है ओशियन वर्ल्ड में। तो ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने का काम करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैरीन लाइफ की अगर हम बात करें तो। और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली कोरल रीफ्स में गुड कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। थ्रेड की अगर बात करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्योंकि इनका इलीगल ट्रेड किया जाता है, स्मगलिंग की जाती है इन स्पीसीज़ की, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस स्पीसीज़ की डिमांड रहती है साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे मेनली चाइना में इसको फूड एज अ फूड के तौर पे इसको कंज्यूम किया जाता है और ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे भी। अगर बात करें IUCN की रेड लिस्ट में 3 प्रकार के आपको सी कुकम्बर देखने को मिलते हैं। ब्राउन सी कुकम्बर एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ब्लैक स्पॉटेड सी कुकम्बर लीस्ट कंसर्न में है, ब्लू सी कुकम्बर डेटा डेफिशिएंट एक्सेट्रा, ठीक है। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की मैं बात करूँ, शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। अगर बात करें लक्षद्वीप आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2020 में वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया, ठीक है, क्रिएट किया गया। कितने किलोमीटर? 239 स्क्वायर किलोमीटर किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? सी कुकम्बर को। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। क्लियर? नेक्स्ट है पावर रिलेटेड स्कीम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे हर घर में पहुंचे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है पावर रिलेटेड स्कीम्स को कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है उससे रिलेटेड कमेटी बनाई गई है। रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इशू किया गया है कि सेटअप करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ को, ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी है उसको, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कैसे करना है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करवा सके, ठीक है, कंट्री में। तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है उससे रिलेटेड कमेटीज़ को सेटअप करने की बात की गई है, ठीक है। और जो पावर रिलेटेड स्कीम्स है गवर्नमेंट की ऑल्सो जो इम्पैक्ट डालती है सर्विसेज जो है पीपल्स की, ठीक है। मीट जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी कि इसकी जो मीटिंग देखने को मिलेगी कमेटी की वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होगी, ठीक है। 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार इसकी मीटिंग होना अनिवार्य रखी गई है। अगर बात करें मेंबर की जो कंपोजिशंस हैं इसमें कौन कौन रहेंगे, कमेटी के जो मेंबर्स रहेंगे उसमें मोस्ट सीनियर मेंबर रहेंगे पार्लियामेंट के, यानी कि MP, ठीक है, वो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। उसके अलावा MPs के अलावा जो है और जो MPs रहेंगे डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, तो वो को चेयरपर्सन होंगे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रहेंगे मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे, ठीक है। तो उनके अलावा और भी पर्सन जो हैं बैकग्राउंड में काम करेंगे। अगर बात करें पावर सेक्टर की हमारे इंडिया में क्या क्या सिचुएशन है, तो ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंडिया की जो पावर सेक्टर है ये वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाई है हमारी वर्ल्ड में, ठीक है। सोर्सेज जो है पावर जनरेशन की, तो कन्वेंशनल सोर्सेज देखने को मिलती है, जैसे कोल हो गया, ठीक है, किस किस से हम क्या करते हैं पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो कोयले से, लिग्नाइट से, नेचुरल गैस से, ऑयल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर से, ठीक है। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं? विंड है, सोलर, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वेस्ट। उसके अलावा इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। इंडिया जो है पावर का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का ऑल ओवर वर्ल्ड में। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी लिस्ट में है? कॉन्करेंट लिस्ट में है। हमारे संविधान में शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें आपको 7th शेड्यूल देखने को मिलेगा जिसमें 3 लिस्ट पाई जाती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सी लिस्ट में रखी गई है? कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की अगर बात करें, प्रीलिमिनरली रिस्पॉन्सिबल है ये डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है हमारी कंट्री में। एडमिनिस्टर जो किया जाता है, किसके अंडर इन चीज़ों को एडमिनिस्टर किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी।
ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की अगर बात करें, यहाँ पे यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात की गई है, ठीक है, ताकि फास्टर डेवलपमेंट हो सके, डिप्लॉयमेंट हो सके, पावर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट किया जा सके ऑल ओवर नेशन में, ठीक है। ओवरसाइड रीजनल प्रोग्रेस कैसी होगी, ठीक है, उसको कैसे डेवलप करना है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और कंडक्ट करवाया जा सके रेगुलर जो क्वालिटी चेक है रीजन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट है, अभी न्यू एक स्कीम देखने को मिली, योजना देखने को मिली है, जिसका नाम है रेल कौशल विकास योजना। ये वैसी ही है जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसी के ही अंडर रेल कौशल विकास योजना को क्या किया गया है, अभी इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जो रेलवे में जो है बच्चे जाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैकेनिकल की फील्ड में हो गया, ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, या फिर वेल्डर, फिल्टर, इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, रेल कौशल विकास योजना अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास जो जो योजना है उसके अंडर, ठीक है। तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ओके। तो ट्रेनिंग जो है ये यूथ को दी जाएगी, स्पेशली फोकस किया जाएगा जॉब्स पे, ठीक है, स्पेशली रेलवे सेक्टर में। ट्रेनिंग जो है ये प्रोवाइड करवाई जाएगी 4 ट्रेड्स में, यानी कि इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट एंड फिल्टर, ठीक है। ट्रेनिंग जो है ये प्रोवाइड करवाई जाएगी अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएगी। टारगेट है 3 साल तक 50,000 कैंडिडेट्स को क्या करना, ट्रेन करना, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट जो है 10th पास होने चाहिए, बिटवीन एज कितनी होनी चाहिए, 10 to 35 ईयर्स होनी चाहिए, वो एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने में। पार्टिसिपेंट जो है स्कीम में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जो है उनको मिलेगी कहाँ पे, रेलवे में, ठीक है। तो ट्रेनिंग उसी बेस पे दी जाएगी। तो क्लियर है इतनी बात करते हैं अदर इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें तो उसको कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर वो आती है। तो अदर इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट है, स्किल एक्विजिशन, नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड, संकल्प जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये पेपर में पूछा भी गया था। स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट, ठीक है। कौशल्याचार्य अवार्ड, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ एंड अप्रीहेंडशिप एंड स्किल्स, ठीक है, जिसको श्रेयस बोला जाता है। आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम स्किल सर्टिफिकेशन, युवा यूथ स्किलिंग इनिशिएटिव। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं यूथ को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। पुरानी पीडीएफ्स आपकी पड़ी हैं, अभी मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो देखने के लिए शुक्रिया, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।